स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल तनवीर सर पर। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरे प्रिय साथियों, आज का जो टॉपिक है विद्यालय प्रधान शिक्षक 2024 के लिए सेट 4 है 20 प्रश्नों का, यानी चौथा सेट है 20 प्रश्नों का। और आज का जो क्वेश्चन है यह किस पर है भाई? तो सामान्य अध्ययन से रिलेटेड क्वेश्चन है। टॉपिक हो गया विद्यालय प्रधान शिक्षक 2024 के लिए, इससे 20 प्रश्न हैं। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं कहलाती हैं। तो वे वस्तुएं ध्यान देंगे कि जो भी यानी ऐसा वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करती है वह प्रदीप्त वस्तु कहलाती है। इंग्लिश में उसको ल्यूमिनियस बोला जाता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रदीप्त। यानी कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है और कुछ वस्तु प्रकाश उत्पन्न करती है, उन्हें प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, जैसे सूरज, जलती हुई मोमबत्ती इत्यादि। कुछ वस्तु प्रकाश प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करती है, उन्हें अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं, जैसे टेबल, कुर्सी वगैरह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले ध्यान देंगे इसमें, यहाँ पर अगर चंद्रमा का बात किया जाए तो चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं होता है, वह अप्रदीप्त होता है। जबकि सूर्य के पास अपना प्रकाश होता है, वह प्रदीप्त हो गया, क्योंकि सूर्य के पास अपना स्वयं का प्रकाश होता है। सूर्य के वजह से सूर्य के प्रकाश जो है चंद्रमा पर पड़ता है और उस प्रकाश का कुछ भाग परिवर्तित होकर हमारे तक यानी हम तक यानी पृथ्वी तक पहुंचता है, तभी हम चंद्रमा को देख पाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। 2 नंबर क्वेश्चन है उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो ध्यान देंगे, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। उत्तल लेंस में किनारे का भाग पतला तथा मध्य का भाग मोटा होता है। अगर उसका फिगर बनाने के लिए कहा जाए तो ऐसे बन जाएगा। ये उत्तल लेंस हो गया, यानी उत्तल लेंस में किनारे का भाग पतला, ये दोनों किनारे का भाग जो है ये पतला हो गया और बीच का भाग मोटा हो गया। ये बीच का भाग हो गया और ये किनारे का भाग हो गया, पतला हो गया। वही अवतल लेंस की बात की जाए तो अवतल लेंस का फोटो ऐसे बनता है। तो अवतल लेंस का बीच का भाग पतला हो जाता है और किनारे का भाग दोनों क्या होता है, मोटा हो जाता है। ध्यान देंगे, यहाँ हमने कहा उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, धनात्मक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है, यानी किस लेंस का इस्तेमाल प्रयोग किया जाता है चश्मे के रूप में। तो याद रखिए, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का व्यवहार होता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस। ध्यान देंगे कि दूरदृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई पड़ती है और निकट दृष्टि दोष जो होता है उसका कारण क्या होता है कि नेत्र गोलक का छोटा हो जाना होता है, अर्थात यानी नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का कम हो जाना होता है। फिर उसके बाद नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक पतला हो जाता है, यानी पतला हो जाना, जिससे उसकी फोकस दूरी का बढ़ जाना। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब का निर्माण रेटिना के पीछे बनता है, यानी पीछे होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर क्वेश्चन है, वोल्ट मीटर का कार्य है, यानी वोल्ट मीटर का क्या कार्य होता है भाई? तो ध्यान देंगे, वोल्ट मीटर जो है विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर को मापना होता है, वही वोल्ट मीटर का कार्य होता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतरों को मापना, यानी विद्युत परिपथ ये दो बिंदु हो गया, ये विद्युत परिपथ हो गया, ये नहीं, ए और बी दो बिंदु हो गया, तो विद्युत परिपथ ए और बी, तो ये वाला तो परिपथ का मतलब रास्ता होता है और इनके बीच के बिंदुओं के बीच का विभवांतर को मापना वोल्ट मीटर का कार्य होता है। यानी कि विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर को मापना वोल्ट मीटर, जिस वोल्ट मीटर क्या है, तो जिस यंत्र द्वारा किसी विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापा जाता है उसे वोल्ट मीटर कहा जाता है। इसे विद्युत परिपथ में
क्रम में जोड़ा जाता है और एक होता है एमीटर। तो एमीटर का क्या होता है भाई? तो जिस यंत्र द्वारा किसी विद्युत परिपथ की धारा मापी जाती है, उसे एमीटर कहा जाता है और इसे विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। विद्युत जनित्र का मतलब जनरेटर जिसको बोला जाता है आम भाषा में, वही विद्युत जनित्र होता है। उसका सिद्धांत किस पर आधारित होता है भाई? तो याद रखिए, विद्युत जनित्र का सिद्धांत जो है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। यानी विद्युत जनित्र, इलेक्ट्रिक जनरेटर जिसको बोला जाता है, एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है और विद्युत जनित्र का सिद्धांत विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर क्वेश्चन है, गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है। यानी गैस, ध्यान देंगे, गैस का द्रव में परिवर्तन जो होता है वह संघनन कहलाता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ध्यान देंगे, पदार्थ के गैसीय रूप का द्रव रूप में परिवर्तन गैस का संघनन कहलाता है। गैस पर दाब बढ़ाकर या उसका ताप कम करके उसका संघनन किया जा सकता है। गैस पर दाब बढ़ाने पर गैस के कण परस्पर काफी निकट आ जाते हैं। ऐसा होने से गैस कणों के बीच अंतराणविक आकर्षण बल काफी बढ़ जाता है, जिससे गैस द्रव रूप में परिवर्तित हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर क्वेश्चन है, पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाला बल क्या कहलाता है? तो ध्यान देंगे, वह अंतराण्विक बल कहलाता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंतराण्विक बल। यानी पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाला बल अंतराण्विक बल कहलाता है। पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे सूक्ष्म कणों का बना होता है। इन कणों के बीच एक प्रकार का आकर्षण बल कार्यरत रहता है। यह बल अंतराण्विक आकर्षण बल यानी कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहलाता है। इसके अतिरिक्त इन कणों के मध्य यानी बीच में रिक्त स्थान रहता है, जिसे अंतराण्विक स्थान कहते हैं। यानी इंटरमोलिकुलर स्पेस कहा जाता है इंग्लिश में। ठोस पदार्थों में अंतराण्विक आकर्षण बल काफी मजबूत होता है, जिससे पदार्थ के कण एक दूसरे के काफी निकट रहते हैं तथा वे मजबूती से परस्पर एक दूसरे से बंधे रहते हैं। यही वजह है कि ठोस जो है मजबूत होता है, ठोस पदार्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर क्वेश्चन है, दो असमान, असमान नहीं, असमान मत कहिएगा, असमान, एक समान हो गया बराबर और एक असमान हो गया भिन्न भिन्न, मतलब दोनों बराबर नहीं। तो दो असमान घनत्व वाले अमिश्रणीय द्रव पदार्थ को किस विधि द्वारा अलग किया जा सकता है? तो ध्यान देंगे, वह विधि जो है पृथक्करण की विधि कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, पृथक्करण की विधि। यानी दो असमान घनत्व वाले अमिश्रणीय पदार्थ को पृथक्करण की विधि द्वारा अलग किया जाता है। अगर उदाहरण की बात की जाए तो जल का घनत्व मिट्टी के तेल की तुलना से अधिक होता है, जिसके कारण मिट्टी का तेल जल में ऊपर तैरता है, जिसे पृथक्करण की विधि द्वारा अलग कर लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो निम्न भौतिक परिवर्तन का उदाहरण इसमें से होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, जल का जमना। ध्यान देंगे, भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें पदार्थ के कुछ गुणों जैसे रंग, रूप इत्यादि में थोड़ा अस्थायी परिवर्तन अवश्य हो जाता है, लेकिन उसके मूल संगठन और द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है और इस परिवर्तन के फलस्वरूप कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। उदाहरण के लिए जल का वाष्प में परिवर्तन, नमक का जल में विलयन, विद्युत बल्ब द्वारा प्रकाश का उत्सर्जन इत्यादि। ध्यान देंगे, रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसके फलस्वरूप नए पदार्थ का निर्माण होता है। नए पदार्थ का गुण मूल पदार्थ से पूर्णतः भिन्न होता है यानी अलग होता है। यदि परिवर्तन लाने वाले कारण को हटा लिया जाए तो नया पदार्थ अपनी मूल अवस्था में नहीं लौट पाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लोहे में जंग लगना, कोयले का जलना, भोजन का पचना इत्यादि, ये सभी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर क्वेश्चन है, अमोनिया जिसका
रासायनिक सूत्र NH3 होता है, यानी अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है? ध्यान देंगे, अमोनिया में यानी NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता 3 है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 3। यानी किसी तत्व के परमाणु अन्य तत्व के परमाणुओं से संयोग करके यौगिक बनाते हैं, अर्थात किसी तत्व के परमाणु में दूसरे तत्वों के परमाणुओं के साथ संयोग करके यानी संयोग करने की प्रवृत्ति जो होती है वह संयोजकता कहलाती है। भिन्न-भिन्न यानी अलग-अलग तत्वों की संयोजकता अलग-अलग होती है। जैसे एकल अगर संयोजी तत्व की बात करें, यानी एक संयोजी तत्व यानी एक वाला जिसका संयोजकता एक हो, तो वह हाइड्रोजन हो गया, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, सोडियम ये सभी एकल संयोजी तत्व कहलाते हैं क्योंकि इसका संयोजकता एक होता है। और द्विसंयोजी तत्वों में आते हैं ऑक्सीजन, बेरियम, सल्फर, जिंक, कैल्शियम, अभी हमने जो नाम लिया ये सभी द्विसंयोजित तत्व कहलाते हैं, यानी इसका संयोजकता 2 होता है। और कुछ तत्व जो होते हैं वह त्रिसंयोजी तत्व कहलाते हैं। उसका एग्ज़ाम्पल हो गया नाइट्रोजन, एल्यूमीनियम, बोरॉन, सोना यानी गोल्ड। तो इनका जो है संयोजकता 3 होता है। और कुछ ऐसे भी तत्व होते हैं जो चतुर्थ संयोजी तत्व कहलाते हैं। इसका एग्ज़ाम्पल हो गया कार्बन, सिलिकॉन, सल्फर, ये चतुर्थ संयोजी तत्वों का एग्ज़ाम्पल हो गया, यानी इसका संयोजकता 4 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक के नज़दीक कौन-सी कक्षा होती है? परमाणु के नाभिक के नज़दीक याद रखिए के कक्षा होती है। क्या होती है भाई? के, ऑप्शन नंबर ए, के इसका सही आंसर हो जाएगा। ध्यान देंगे, परमाणु के नाभिक के नज़दीक के कक्षा होती है और किसी भी तत्व के परमाणु में कुल 7 कक्षाएँ होती हैं। और इन कक्षाओं का क्रम जो है कैसे होता है, तो सबसे पहले उसमें आता है के, उसके बाद आता है एल, उसके बाद आता है एम, उसके बाद है एन, उसके बाद है ओ, उसके बाद है पी, उसके बाद क्यू। यानी ये हो गया आपको 7 कक्षा। देखिए तो 1, 2 यानी 1, 2 ये 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3, 4, 5, 6, 7 कक्षा हो गया। तो किसी भी तत्व के परमाणु में कुल 7 कक्षाएँ होती हैं। और यहाँ कह रहा है परमाणु के नाभिक के नज़दीक कौन-सी कक्षा होती है, तो वह के होता है, क्योंकि नाभिक का मतलब होता है केंद्र, तो केंद्र के यानी सबसे नज़दीक कौन हो गया? के होता है। यानी कि अगर ऐसे ही बात करें, ये हो गया केंद्र हो गया। अब एक वैसे-वैसे हम लेंगे तो पहले के नहीं हो जाएगा, उसके बाद होगा एल होगा, ऐसे ही आगे बढ़ते हुए ये क्यू तक चला जाएगा। नहीं, इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में सजाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा लोहे की कड़ाही को जंग लगने से बचाया जा सकता है? तो ध्यान देंगे, जस्ता की परत चढ़ाकर पिघले हुए जस्ता में धातु को डुबाकर जस्ता की परत चढ़ाई जाती है। इस क्रिया को जस्तीकरण कहते हैं। और लोहे का जस्तीकरण कर देने पर उसका संक्षारण रुक जाता है, क्योंकि जस्ता लोहे की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है। फलतः वायु का प्रभाव जस्ता पर ही पड़ता है, लोहा पर नहीं पड़ता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जस्ता की परत चढ़ाकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा हाइड्रोकार्बन कमरे के ताप पर ठोस होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, C20H42 यानी C20H42। यानी कि सी 20 और एच 42 जो है यह कमरे के ताप पर क्या होता है, ठोस होता है। कार्बन 20, हाइड्रोजन 42। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा के मूल अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष थे, यानी कौन थे? तो उस वक्त सरदार पटेल थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, सरदार पटेल। यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को संविधान के मूल अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए परामर्शदाता समिति का अध्यक्ष चुना गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहाँ पर वकालत करने की मनाही है? तो ध्यान देंगे, वह होता है भारत के किसी भी न्यायालय में। यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर
बी सही आंसर हो जाएगा। भारत के किसी भी न्यायालय में उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को किसी भी भारतीय न्यायालय में वकालत करने की मनाही है। चलिए इसका अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी है उच्च न्यायालयों से नीचे किसी भी न्यायालय में। ऑप्शन डी है किसी भी फौजदारी अदालत में। इन दोनों में से कोई नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन है, राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो वह मुख्यमंत्री होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, मुख्यमंत्री। यानी कि राज्य की वास्तविक कार्यपालिका की शक्तियों का प्रयोग मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है, क्योंकि राज्य की कार्यपालिका की समस्त शक्तियां वास्तव में उसके हाथों में होती है और वह उनका आवश्यकता अनुसार प्रयोग करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि। ध्यान देंगे, कृषि का विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है। रक्षा संघ सूची, जबकि दंड विधि और शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे अभी जो दिया हुआ है कि रक्षा, ये रक्षा, उसके बाद आपको संघ सूची, नहीं, और दंड विधि और जो है शिक्षा, ये सभी समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, जबकि कृषि का विषय जो होता है यह राज्य सूची के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन है, अल्पसंख्यकों के किस वर्ष राष्ट्रीय आयोग बनाया गया था? अल्पसंख्यकों के लिए किस वर्ष राष्ट्रीय आयोग बनाया गया था? यानी अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग को वर्ष 1992 में एक अधिनियम द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1992। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों तक होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 वर्ष। कितना होता है भाई? ऑप्शन नंबर बी, 2 वर्ष। यानी सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य 2 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, और यह 20 नंबर क्वेश्चन जो है इस सेट का आखिरी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन इसके अगला सेट में आएगा, लेकिन मैं आपको यहाँ याद दिलाना चाहूँगा कि आप में से हमारे जो भी नए दोस्त हैं, इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं या इस चैनल को सब्सक्राइब करना आप भूल गए हैं, तो प्लीज़ मेरे भाई, मेरे दोस्त, आप जो भी हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए कोई पैसा नहीं लगता है, बस 1 सेकंड का समय लगता है। इतना ज़रूर कीजिए आप। मेरे लिए कम से कम इतना कीजिए इस चैनल के सपोर्ट के लिए। इससे क्या होता है कि मुझे हिम्मत मिलती है, मैं मोटिवेट होता हूँ और और भी बेहतर आपके लिए क्वेश्चन लाने का प्रयत्न करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ। बस आप मेरा हिम्मत बढ़ाइए। तो हिम्मत कैसे बढ़ाइएगा भाई? सब्सक्राइब करके, अपने दोस्तों को शेयर करके, और वीडियो अच्छा लग रहा हो, क्वेश्चन अच्छा लग रहा हो, तो प्यारा-सा जो है कमेंट करके लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और जो दोस्त हमारे पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं, उनको दोबारा सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर, राज्य के अधीन क्या है? राज्य के अधीन क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आंतरिक एवं बाह्य दोनों संप्रभुता। यानी राज्य की संप्रभुता का आशय आंतरिक एवं बाह्य, यानी अंदर और बाहरी, अंदरूनी और बाहरी दोनों संप्रभुता से है। चलिए वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।